नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस खास बातचीत में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी अधिकार पर बात कर रहे हैं जो कभी भी किसी के लिए जरूरी हो सकता है। आत्मरक्षा का अधिकार मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जी हाँ, बिल्कुल। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर इसकी जो कानूनी बातें हैं वो काफी दिलचस्प है और जानना भी चाहिए। सही बात है, काफी पहलू हैं इसके। तो आज की हमारी बात ये एक दस्तावेज है, आत्मरक्षा का अधिकार, सीमाएं और विस्तार। उसके कुछ खास पॉइंट्स पर बेस्ड होगी। हाँ, हम खास तौर पर ध्यान देंगे धारा 36, 37, 38, 39 और 40 पर। बिल्कुल, ये मुख्य धाराएं हैं इस विषय पर। और हमारा मकसद है कि इन कानूनी नियमों के पीछे की सोच क्या है वो समझें। मतलब कानून कब किस हद तक अपनी सुरक्षा करने देता है और उसकी सीमाएं क्या हैं, क्यों हैं। हाँ वही। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 36 से ही एक थोड़ी हैरान करने वाली बात निकलती है कि आत्मरक्षा का अधिकार ऐसे व्यक्ति के हमले के खिलाफ भी मिलता है जिसे शायद कानूनी तौर पर सजा भी न मिले। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा चौंकाता है शुरू में। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो देखिए, दस्तावेज में इसके उदाहरण भी दिए हैं। हाँ, मैंने देखे। जैसे वो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, जेड वाला। बिल्कुल। मान लीजिए जेड किसी ए पर जानलेवा हमला करता है। अब कानून शायद जेड को सजा न दे उसकी मानसिक स्थिति के कारण, लेकिन ए को अपनी जान बचाने के लिए खुद को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे जेड अगर बिल्कुल ठीक होता। अच्छा। या वो दूसरा उदाहरण कि ए रात में अपने घर जा रहा है, कानूनी तौर पर सही है, हाँ, लेकिन जेड घर में है और उसे चोर समझ लेता है, गलती से नेक नियति से ही सही पर हमला कर देता है। तो भी ए अपना बचाव कर सकता है, भले जेड की नियत ठीक थी। हाँ बिल्कुल। ए को आत्मरक्षा का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ गौर करने वाली बात क्या है फिर? यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये कि कानून का फोकस वो हमलावर की मानसिक स्थिति या उसकी गलती पर नहीं है। अच्छा। फोकस है पीड़ित की सुरक्षा पर। धारा 37 ये साफ करती है कि ये अधिकार आपको शारीरिक खतरे से बचाने के लिए है। तो हमलावर कौन है, क्यों हमला कर रहा है, वो बाद की बात है। तात्कालिक जरूरत है आपकी सुरक्षा। ये अधिकार खतरे की असलियत पर बेस्ड है, हमलावर की लीगल जिम्मेदारी पर नहीं। ये बात समझ आई। तो मतलब दायरा काफी बड़ा है इस मामले में। लेकिन क्या ये अधिकार फिर अनलिमिटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या कुछ सीमाएं भी हैं कि कब आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते? धारा 37 शायद इसी बारे में है। बिल्कुल सही। धारा 37 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सीमाएं बताती हैं। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। अच्छा, क्या है वो? पहली बात, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट मतलब लोक सेवक है, वो नेक नियति से अपना काम कर रहा है अपने पद के तहत, ठीक है, और उसके काम से किसी की जान जाने या कोई गंभीर चोट लगने का मतलब ग्रीवियस हर्ट का कोई असली खतरा नहीं है, तो उसके खिलाफ आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है, भले ही उसका वो काम टेक्निकली शायद 100% कानून के हिसाब से सही ना भी हो। अच्छा, मतलब अगर कोई मामूली गलती कर रहा है लेकिन खतरनाक नहीं है तो आप उस पे हाथ नहीं उठा सकते? बिल्कुल। नेक नियति और गंभीर खतरे का ना होना, ये 2 चीजें जरूरी हैं। और यही नियम उस पर भी लागू होता है जो लोक सेवक के कहने पर काम कर रहा हो। ठीक है। और दूसरी बात, और ये बहुत अहम है, सरकारी मदद। अगर आपके पास पुलिस या दूसरी पब्लिक अथॉरिटी से मदद लेने का काफी टाइम है, मौका है, तो फिर आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। कानून चाहता है कि आप पहले सिस्टम का सहारा लें। मतलब खुद एक्शन लेने की बजाय पुलिस को बुलाएं अगर टाइम है तो। हाँ, ये दिखाता है कि आत्मरक्षा जरूरत है, पहला ऑप्शन नहीं। और तीसरी है बल प्रयोग का अनुपात। मतलब आप आत्मरक्षा में सिर्फ उतनी ही हानि पहुंचा सकते हैं जितनी अपना बचाव करने के लिए बिल्कुल जरूरी हो। जरूरत से ज्यादा नहीं। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया तो वो आत्मरक्षा नहीं रहेगी। इसे आनुपातिकता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ, ये तो सुना है। धारा 37 में कुछ और क्लैरिफिकेशन भी थे शायद, जैसे वो लोक सेवक की पहचान वाली बात। हाँ बिल्कुल, उसमें ये साफ किया है कि लोक सेवक के खिलाफ बचाव का अधिकार तब तक मिल सकता है जब तक आपको पता न हो या मानने का कारण न हो कि वो व्यक्ति लोक सेवक है। अच्छा, जैसे कोई सादी वर्दी में हो। हाँ, और अपनी पहचान ना बताए तो स्थिति अलग हो सकती है। इसी तरह अगर कोई उसके निर्देश पर काम कर रहा है तो उसे ये बताना होगा या अधिकार पत्र दिखाना होगा अगर आप मांगे, मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर धारा 37 का सार यही है कि कानून आपकी सुरक्षा और समाज में व्यवस्था
इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। लोक सेवकों को काम करने देना है। हाँ, जब तक वो गंभीर खतरा न बने, और जहां हो सके राज्य की मदद लेनी है। ये हिंसा को कम रखने का तरीका है। आत्मरक्षा तब जब वाकई कोई और रास्ता ना हो। ये सीमाएं समझना वाकई जरूरी है। अच्छा, अब उस पॉइंट पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा गंभीर है कि कब आत्मरक्षा का अधिकार इतना बढ़ जाता है कि हमलावर की जान लेना भी कानून की नजर में ठीक माना जा सकता है। हाँ, ये सबसे एक्सट्रीम स्थिति है। कानून ऐसी भयानक स्थितियों को कैसे देखता है? ये धारा 38 में है ना? जी हाँ, धारा 38 ये उन खास और गंभीर हालात की लिस्ट देती है जहां अपने शरीर की रक्षा करते हुए हमलावर की जान लेना या कोई और नुकसान पहुंचाना भी जस्टिफाइड हो सकता है। लेकिन वो धारा 37 वाली सीमाएं यहाँ भी लागू होंगी? हाँ, बिल्कुल। लोक सेवक वाली बात और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग न करने वाली बात यहाँ भी लागू हैं। ये स्थितियां बहुत स्पेसिफिक हैं। क्या है वो? पहला, ऐसा हमला जिससे आपको वाजिब तौर पे ये डर हो कि अगर बचाव नहीं किया तो नतीजा मौत होगा। ठीक है। दूसरा, ऐसा हमला जिससे गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट लगने का डर हो। ग्रीवियस हर्ट मतलब? जैसे हड्डी टूटना। हाँ। जैसे हड्डी टूटना, आंख या कान की शक्ति हमेशा के लिए जाना, चेहरे का परमानेंट डिफॉर्म होना, या कोई ऐसी चोट जो जान के लिए खतरा हो, या जिससे व्यक्ति 20 दिन तक बहुत दर्द में रहे या काम ना कर पाए। ये सब ग्रीवियस हर्ट में आता है। ओहो, काफी गंभीर। और तीसरा, रेप करने के इरादे से किया गया हमला। चौथा, अननेचुरल लस्ट यानी अप्राकृतिक वासना पूरी करने के इरादे से हमला। पांचवा, किडनैपिंग या एब्डक्शन के इरादे से हमला। छठा, किसी को गलत तरीके से बंदी बनाने, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के इरादे से हमला। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त? शर्त ये कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को ये वाजिब डर हो कि वो अपनी रिहाई के लिए सरकारी अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसी कैद जहां से मदद मांगना नामुमकिन सा लगे। अच्छा। और सातवां जो बाद में जोड़ा गया वो है एसिड फेंकने या पिलाने का काम या उसकी कोशिश, जिससे गंभीर चोट लगने का वाजिब डर हो। ये लिस्ट तो वाकई दिखाती है कि कानून किन हमलों को सबसे खतरनाक मानता है, जहां जान जाने का, शरीर को परमानेंट नुकसान होने का या सेक्सुअल वायलेंस का खतरा हो। बिल्कुल। ऐसी स्थितियों में कानून आत्मरक्षा के लिए ज्यादा छूट देता है, यहां तक कि जान लेने की भी। ये वो एक्सट्रीम हालात हैं। हाँ, जहां कानून मानता है कि व्यक्ति के पास शायद कोई और चारा बचा ही ना हो। पर यह याद रखना जरूरी है कि जान लेने का अधिकार सिर्फ इन्हीं 7 स्थितियों में है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमला हो रहा है लेकिन वो इन 7 गंभीर कैटेगरीज में नहीं आता, तो क्या आत्मरक्षा का अधिकार खत्म हो जाता है या फिर उसका लेवल कम हो जाता है? धारा 39 शायद इसी फर्क को बताती है। एकदम सही। धारा 39 यही कहती है, अगर हमला हो रहा है पर वो धारा 38 वाली 7 किस्मों में नहीं आता, तो आत्मरक्षा का अधिकार हमलावर की जान लेने तक नहीं जाता। जान लेने तक नहीं जाता? हाँ, आप बचाव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और धारा 37 की सीमाओं के अंदर रहते हुए, मतलब जरूरत से ज्यादा बल नहीं, मौत के अलावा कोई और नुकसान पहुंचा सकते हैं जो बचाव के लिए जरूरी हो। तो ये आनुपातिकता वाली बात फिर आ गई। बिल्कुल। मतलब अगर कोई आपको सिर्फ थप्पड़ मारने आ रहा है तो आप बचाव में उसे धक्का दे सकते हैं, शायद थोड़ी चोट भी पहुंचा दे अगर जरूरी हो, पर उसकी जान लेना ठीक नहीं होगा। हाँ, क्योंकि खतरा उस लेवल का नहीं था। बचाव का तरीका खतरे के अनुपात में होना चाहिए। कानून ये उम्मीद करता है कि आप खतरे को आंकें और उसी हिसाब से रिएक्ट करें। जान लेना लास्ट रिजॉर्ट है। बिल्कुल, केवल तभी जब खतरा जीवन या गंभीर शारीरिक नुकसान का हो, जैसा धारा 38 में बताया गया। बाकी स्थितियों में बचाव जरूरी है, पर जान लेने की हद तक नहीं। एक और बहुत जरूरी सवाल मन में आता है। पूछिए। ये अधिकार आखिर शुरू कब होता है? क्या मुझे सच में चोट लगने का वेट करना होगा? नहीं। या सिर्फ खतरा महसूस होने पर ही मैं बचाव कर सकती हूँ? और यह अधिकार रहता कब तक है? धारा 40 शायद इसी टाइमलाइन पर बात करती है। हाँ, धारा 40 टाइम के इसी पहलू को बिल्कुल साफ करती है। ये कहती है कि शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार उसी पल शुरू हो जाता है जब शरीर पर खतरे की उचित आशंका, मतलब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, पैदा होती है। उचित आशंका? हाँ, इसके लिए असली हमला होना जरूरी नहीं है। अगर किसी ने सिर्फ धमकी दी है या हमला करने की कोशिश की है जिससे आपको वाजिब तौर पर डर लग रहा है कि आप पर हमला हो सकता है, तो अधिकार शुरू। उसी पल आपका अधिकार शुरू हो गया। अच्छा, तो ये उचित आशंका वाली बात इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ मेरा वहम नहीं, बल्कि हालात ऐसे हों कि कोई भी आम इंसान सोचे कि हाँ खतरा है। बिल्कुल। और बचाव के लिए पहला वार होने का इंतजार करना जरूरी नहीं। लेकिन ये रहता कब तक है फिर? मान लीजिए खतरा टल गया तो? धारा 40 ये भी बताती है, ये अधिकार तब तक बना रहता है जब तक शरीर पर खतरे की वो आशंका बनी रहती है।
जब तक डर बना हुआ है। हाँ, जैसे ही खतरा टल जाता है या आपको लगता है कि अब डर खत्म हो गया है, आत्मरक्षा का अधिकार भी उसी पल खत्म हो जाता है। और उसके बाद अगर मैंने कुछ किया तो? उसके बाद अगर आप कोई बल प्रयोग करते हैं तो वो आत्मरक्षा नहीं बल्कि जवाबी हमला या बदला माना जा सकता है, और वो गैर कानूनी है। अच्छा, तो अधिकार खतरे की आशंका से शुरू होता है और आशंका खत्म होते ही खत्म। ये नहीं कि एक बार हमला हुआ तो मैं बाद में कभी भी बदला ले सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ तात्कालिक सुरक्षा के लिए है, फौरी जरूरत के लिए। तो अगर हम पूरी बातचीत का एक सार निकालें जी, तो हमने देखा कि आत्मरक्षा का अधिकार एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। ये तब भी मिलता है जब हमलावर शायद कानूनी तौर पर जिम्मेदार न हो, जैसे बच्चा या मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति। हाँ, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है। पब्लिक सर्वेंट्स के काम में अगर वो नेक नियति से और बिना गंभीर खतरा पैदा किए कर रहे हों और जब पुलिस वगैरह से मदद ली जा सकती हो, तब ये सीमित हो जाता है। बिल्कुल। और दो बातें खास तौर पे याद रखने वाली हैं। पहला, बल प्रयोग हमेशा जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, न कम न ज्यादा। हाँ। और दूसरा, जान लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन बहुत गंभीर स्थितियों में मिलता है जो धारा 38 में लिखी हैं। और अधिकार शुरू होता है उचित आशंका से। हाँ, उचित आशंका से, न कि असल चोट से। और ये तब तक ही रहता है जब तक वो आशंका बनी हुई है। ये कानून आप देखें तो एक संतुलन साधने की कोशिश है, व्यक्ति की सुरक्षा, समाज की व्यवस्था और बल प्रयोग को कम से कम रखने के बीच। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सोचने के लिए। बताइए। कानून में ये शब्द है उचित आशंका, आवश्यक बल, सुनने में ठीक लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब अचानक कोई खतरा आता है, डर का, घबराहट का माहौल होता है, उस वक्त कोई इंसान कैसे जज करेगा कि उसकी आशंका उचित थी या नहीं, या उसने जो किया वो आवश्यक था या ज्यादा हो गया? हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। कानून की ये परिभाषाएं उस अफरा तफरी में, उस पैनिक में कितनी सटीक बैठ पाती होंगी, ये शायद एक ऐसा पहलू है जिसपे हमेशा बहस चलती रहेगी, है ना? बिल्कुल। ये आकलन करना उस वक्त बहुत मुश्किल होता है। कानून बाद में परिस्थितियों को देखता है, पर उस क्षण का फैसला लेना बहुत कठिन है। ये एक विचारणीय बिंदु है। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए जानकारी भरी रही होगी।